दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एमडीसी हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें मैंने पूर्वी हिंदी बोलियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जो हमारा पूर्वी हिंदी बोली है वो कौन-कौन से है, उसकी परिभाषा देते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें, ये क्वेश्चन था हमारा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी बोलियों का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को बिना देर किए। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ सके। और चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। और एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन को देगा तो आप घुमा के क्या करेगा, क्वेश्चन को घुमा के देता तो आप आंसर को लिख पाएंगे। इसके लिए क्या तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा अनेक बोलियों का समूह है। हिंदी अकेले किसी कह सकते हैं अकेले कोई हिंदी नहीं बन गया। हिंदी भाषा के लिए क्या बहुत सारे बोलियों का उसमें समूह जुटा हुआ, बहुत सारे बोलियां पर मिली, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो खड़ी बोली हो, चाहे वो अवधि हो, ठीक है, चाहे वो बघेली बोली हो या फिर छत्तीसगढ़ी बोली, बहुत सारी बोलियां मिलकर क्या है तो हिंदी का निर्माण करती है। इसलिए कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा अनेक बोलियों का एक समूह है जो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई है। इन बोलियों में भिन्नता होते हुए भी एक समानता पाई जाती है। इन बोलियों में क्या है तो भिन्नता होते हुए भी एक समानता पाई जाती है, जिसके कारण वे हिंदी परिवार का हिस्सा मानी जाती है। और इसी कारण क्या है तो वे सारे हिंदी परिवार का एक हिस्सा मानी जाती है। हिंदी को मुख्यतः पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में बांटा जाता है। जो हिंदी है उसको मुख्यतः किस में बांटा जाता है तो पूर्वी और पश्चिमी में बांटा जाता है। पश्चिमी हिंदी उत्तर भारत के पश्चिमी भाग जैसे कि दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोलियों का समूह है। इन बोलियों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि आधुनिक मानक हिंदी, जो इसको बोलते हैं खड़ी बोली, का विकास इन्हीं में से हुआ है। जो खड़ी बोली है उसका विकास कैसे हुआ था तो इन्हीं जो पश्चिमी बोलियां थी उसी से इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी उत्तर भारत के पश्चिमी भाग जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, फिर बुंदेलखंड, इन जैसे क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों का समूह है। इन बोलियों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि आधुनिक मानक हिंदी खड़ी बोली का विकास इन्हीं में से हुआ है। जो आज का आधुनिक मानक हिंदी भाषा है जिसको बोलते हैं खड़ी बोली, उसका विकास इन्हीं में से हुआ था, इन्हीं पश्चिमी बोलियों में से हुआ था। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको करवाए थे कि जो खड़ी बोली है वो उसका विकास कैसे हुआ, तो खड़ी बोली जो इसका मुख्य क्षेत्र दिल्ली वाला ही क्षेत्र था। और क्योंकि उस टाइम में दिल्ली जो है एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जो मध्य प्रदेश या फिर जो कन्नौज वाला क्षेत्र था, जो बुंदेलखंड क्षेत्र था, वो एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से वहां पर जाते थे व्यापार के लिए और वहां पर खड़ी बोली बोली जाती थी, जिसके कारण इस जो खड़ी बोली थी उसका फैलाव हो गया। और खड़ी बोली का जब फैलाव हुआ, लोग ज्यादा इस बोली को समझने लगे, तो इसको एक भाषा के रूप में लोग समझने लगे क्योंकि इसका बड़ा क्षेत्र में विस्तार हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कि पश्चिमी हिंदी की क्या क्या प्रमुख बोलियां। पहला आपका खड़ी बोली, इसको मानक बोली या फिर कह सकते हैं हिंदी का आधार भी कहा जाता है। जो हम लोग आज हिंदी बोलते हैं उसका आधार इसी खड़ी बोली को कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बोली है। जो खड़ी बोली वो पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बोली है, क्योंकि इसी के कारण कहा जा रहा है कि इसी के आधार पर आज मानक हिंदी विकसित हुई है। और इसी के आधार पर क्या है तो जो खड़ी बोली उसी के आधार पर आज का जो मानक हिंदी है, मतलब जिसका रूप आज हम लोग देखते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, समझते हैं, उसका विकसित हुआ है। यह मुख्यतः दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता, स्पष्टता और संतुलित व्याकरण है। ये जो खड़ी बोली है ऐसा नहीं है कि ये हिंदी हो गया, हिंदी के ये आधार है, ठीक है। हिंदी का क्या है तो आधार है, इसी से हिंदी बना है। क्योंकि हिंदी उस टाइम में बहुत ज्यादा विकसित था, कह सकते हैं जो खड़ी बोली उस टाइम में बहुत ज्यादा विकसित था, ठीक है। लोग दूर दूर से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे और ये जो भाषा है वो लेकर के जाते थे। भाषा क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बोली बात होता है तो यहाँ पर इस चीज को सीख करके लोग जाते थे, इसका प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। इसमें वाक्य संरचना सीधी होती है जिससे इसे समझना और सीखना आसान होता है। आधुनिक काल में गद्य साहित्य जैसे कि कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, निबंध हो गया का अधिकांश विकास खड़ी बोली में हुआ है। कई सारे जो गद्य हो गए जैसे कि उपन्यास, कहानी, निबंध, ये सारे क्या है तो खड़ी बोली में इसका विकास हुआ है। इस प्रकार खड़ी बोली ने हिंदी को एक सार्वभौमिक और व्यवहारिक भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने खड़ी बोली के बारे में समझ लिया। खड़ी बोली कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा आपका उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है तो खड़ी बोली ही निभाता है। खड़ी बोली को ही हिंदी भाषा का आधार माना जाता है, इसी से इसका शुरुआत माना जाता है। अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा ये भी आपका एक पश्चिमी बोली है जो हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो कहा जा रहा है कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का एक अत्यंत मधुर,
कोमल और काव्यात्मक बोली, मतलब एक कविता टाइप का ये बोली है, क्योंकि ब्रज भाषा में कई सारे कविताएं लिखी गई हैं, जिसके कारण इसको काव्यात्मक या फिर कोमल मधुर कहा जाता है, जो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और ये भाषा कहाँ पर बोली जाती है? जो बोलियां है आपका ब्रज बोली है, कहाँ पर बोला जाता है? तो मथुरा वाले क्षेत्र में, आगरा वाले क्षेत्र में, अलीगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। यह विशेष रूप से भक्ति काल में अत्यधिक प्रसिद्ध रही। और जो भक्ति काल का टाइम था, जो काली भाजन आपको बताएंगे, तो वहां पर आपको बताएंगे कि भक्ति काल क्या था। कहा जा रहा है कि यह विशेष रूप से भक्ति काल में अत्यधिक प्रसिद्ध रही। इस बोली की मुख्य विशेषता इसकी संगीतात्मकता और भावपूर्णता है। कहा जा रहा है कि ये जो बोली, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी संगीतात्मकता, मतलब इसमें जो संगीत या फिर कह सकते हैं जो बोलचाल के तरीका है वो है भाव प्रधानता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें लिखी गई कविताएं अत्यंत सरस और प्रभावशाली होती है। क्या है? तो बहुत ज्यादा सरस, मतलब कह सकते हैं कि उसमें रस से भरा हुआ, या फिर जिसको पढ़ने में आपको आनंद आएगा, तो वैसा और प्रभावशाली होता है। कृष्ण भक्ति से संबंधित अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। जो साहित्य कृष्ण भगवान के लिए, फिर कृष्ण भक्ति के लिए लिखे गए हैं, वो सब ब्रज भाषा में अधिकतर लिखे गए हैं। इस भाषा में भावों की अभिव्यक्ति बहुत सहज और सुंदर ढंग से होती है, इसलिए इसे काव्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। काव्य मतलब कविता के लिए सबसे ज्यादा इसको उपयुक्त माना गया। और जो कविताएं आज आप देखते हैं, उससे पहले जो कविताएं लिखी जाती सब सारे क्या है? तो ब्रज भाषा में लिखे जाते थे। कविता के लिए जो भाषा है या फिर जो बोली है ब्रज बोली, ये बहुत ही फेमस था। आगे हम देखते हैं कन्नौजी बोली, ठीक है। कन्नौजी बोली कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ पर क्या है? तो कन्नौजी बोली जाती है। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कन्नौजी ही बोली जाती है। यह खड़ी बोली और ब्रज भाषा के बीच का रूप मानी जाती है। ना ये पूरी तरह से खड़ी बोली है, ना ये पूरी तरीके से ब्रज भाषा है, क्योंकि ये बीच का बोली है, इसका अलग भाषा है। हालांकि सारा क्या है? तो एक मिलता जुलता भाषा है। हम आपको बताएं कि ये सारा जो आप जो देख रहे हैं, ये सब बाद में खड़ी बोली में मिला, और क्योंकि खड़ी बोली से इसका सब जो शब्द है मिलने जुलने लगा, मिलता जुलता होने लगा, शब्द का अर्थ मिलता जुलता होने लगा, जिसके कारण खड़ी बोली का विकास हुआ। और खड़ी बोली का जब विकास हुआ, तभी जाकर के हिंदी का विकास हुआ है। तो कहा जा रहा है कन्नौजी बोली कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। यह खड़ी बोली और ब्रज भाषा के बीच का रूप मानी जाती है, क्योंकि इसमें दोनों की विशेषताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रज बोली भी देखने को मिलता है और जो आपका खड़ी बोली, दोनों का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बोली की प्रमुख विशेषता इसकी बोलचाल की सरलता और स्थानीय रंग है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक हम आपको जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास फोन है, आप थोड़ा सा मोबाइल में लगाइए, कन्नौजी बोली किस तरह से बोला जाता है, जो ब्रज भाषा है वो किस तरह से लोग बोलते हैं, जो खड़ी बोली लोग उसको किस तरह से बोलते हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें शब्दों के उच्चारण और प्रयोग में क्षेत्रीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये सब क्या है? तो सब बोलियां हैं, और बोली उसी को कहते हैं जो एक क्षेत्र में सीमित हो जाता है, ठीक है। एक क्षेत्र में जो सीमित हो जाता है उसी को बोली कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है इसमें शब्दों के उच्चारण और प्रयोग के क्षेत्रीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कन्नौजी मुख्यतः दैनिक जीवन की बातचीत में प्रयुक्त होती है, मतलब जो दिन भर में लोग बातचीत करते हैं, हम लोग खोटा में बातचीत करते हैं। दूसरी तरह से जो कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र हैं, फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र के लोग वो क्या करते हैं? कन्नौजी बोलते हैं। दिनचर्या के लिए कह सकते हैं, जो दैनिक जीवन है उसका, उस चीज के लिए वो बातचीत के रूप में इसको करते हैं। इसका साहित्य विकास अपेक्षाकृत कम हुआ, लेकिन यह क्षेत्रीय पहचान को मजबूत बनाती है। ये क्या करता है? क्षेत्रीय पहचान को मजबूत बनाता है कि वहां पर किस तरह से कन्नौजी भाषा बोली जाती है, वो क्षेत्रीय पहचान को दर्शाता है। आगे जो यहाँ पर हम लोग पश्चिमी भाषा या फिर बोली देखेंगे, वो बुंदेली, जो बुंदेलखंड में बोली जाती है। तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? बुंदेली बोलते हैं, ठीक है। बुंदेली बोली बुंदेलखंड क्षेत्र, जैसे कि झांसी हो गया, सागर हो गया, ठीक है, छतरपुर आदि में बोले जाती है। यह बोली अपने लोक जीवन और वीरता के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। झांसी से ही आपको पता चल रहा है कि वीरता के बारे में तो रहेगा ही रहेगा। तो कहा जा रहा है कि ये बोली अपने लोक जीवन के लिए और वीरता के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इस बोली में लोक गीतों, कहावतों और कथाओं का विशेष महत्व है, जो वहां की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। आप लोग अगर कोई आयुष्मान खुराना का बहुत सारा मूवी बनता है, तो आयुष्मान खुराना का लगभग जो मूवी बनता है ना, वो हिंदी में कम रहता है और इन सब भाषाओं में ज्यादा रहता है। जो बुंदेली भाषा है, जो आपका खड़ी बोली है, या फिर जो आपका अवधी, ब्रज, ये सब जो बोलियां है ना, इनमें देखेंगे कि आप उसका भाषा जो है, जो कन्नौजी बोली है, इन सब बोलियों में आप देखेंगे उसका ज्यादा रहता है, ठीक है। मूवी चाहे वो झांसी का रोल ले, चाहे कन्नौज का रोल ले, चाहे बरेली का रोल ले, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में वो ज्यादा मूवी करता है, जिसके कारण उसकी जो भाषा है आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। बोलेगा लेकिन भाषा आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और समझ भी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो बुंदेली उन क्षेत्रों में बोला जाता है। कहा जा रहा है कि इसकी भाषा में एक प्रकार की दृढ़ता और जोश देखने को मिलता है, जो बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और सामाजिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है। बुंदेलखंड क्योंकि एक राजा कह सकते हैं कि गढ़ का क्षेत्र रहा है बुंदेलखंड, जिसके कारण कहा जा रहा है कि एक प्रकार इसमें दृढ़ता और जोश देखने को मिलता है, जो बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और
सामाजिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है कि वहाँ का इतिहास और सामाजिक किस तरह से रहा है। आगे जो दोस्तों हम लोग देखेंगे वो है हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी आपको तो हरियाणवी पता होगा, अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है तो हरियाणवी में क्या है तो आपको ये सब देखने को मिल जाता है, कमेंट्री भी देखने को मिल जाता है। तो हरियाणी अभी आप सुन सकते हैं, आईपीएल का टाइम चल रहा है, अभी भी आईपीएल देख सकते हैं आप लोग हरियाणी कमेंट्री में। तो हरियाणवी किस तरह से होती है उसको समझिए। ये भी आपका क्या है तो एक पश्चिमी बोली है। हरियाणवी बोली हरियाणा राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यह बोली अपने विशिष्ट उच्चारण और मजबूत ध्वनि के लिए जानी जाती है। इसमें क्या है तो मजबूत ध्वनि मतलब लठ बजा देंगे इस तरह का। ठीक है, तो अपने जब हरियाणा मूवी देखा, एक मूवी है आपका जैसे कि इसमें क्या है तो तमन्ना भाटिया काम करती है, नाम उसका शायद अभी हमको याद नहीं, पर आप तमन्ना भाटिया एक मूवी जिसमें हरियाणवी बोलती है, या फिर जो दंगल मूवी है उसको आप देख सकते हैं तो उसमें हरियाणवी आप देख सकते हैं। तो हरियाणवी भाषा वो होती है। ठीक है, उसको आप जब देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा हम किसके बारे में बात करें। जो हरियाणवी भाषा है फिर उसको बांगड़ी भी बोलते हैं। इसकी भाषा शैली सीधी, स्पष्ट और कभी कभी कठोर प्रतीत होती है। थोड़ी थोड़ी कहीं पर कठोर देखने को मिल सकती है क्योंकि भाषा जो है वहां पर शब्द थोड़े से कठिन हो सकते हैं, लेकिन आपको भाषा समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें ग्रामीण जीवन की सादगी और वास्तविकता झलकती है। हरियाणवी में लोकगीत, कहावतें और हास्य व्यंग की परंपरा भी समृद्ध है, जो इसे जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। जो इसे क्या है तो जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। तो हरियाणवी या फिर जो बांगड़ी भाषा है उसको आप किसी मूवी में देख सकते हैं, जैसे कि दंगल वाला मूवी हो गया। ठीक है, या फिर जो बॉक्सर होता है, जो तमन्ना भाटिया का एक बॉक्सर वाला मूवी है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, मतलब एक गार्ड वाला मूवी है, उसको एक देख लीजिएगा, उसमें भी आपको हरियाणवी देखने को मिल जाएगा। या फिर दंगल वो देख सकते हैं, या फिर आईपीएल में अभी हरियाणवी में कमेंट्री चलता है तो उसको भी सुन सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं पश्चिमी हिंदी की सामान्य विशेषताएं क्या है, कि पश्चिमी हिंदी की सामान्य विशेषताएं क्या है। आपने पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ लिया था, पश्चिमी हिंदी की क्या क्या विशेषता है उसको समझिए। पहला जो विशेषता है वो उच्चारण की स्पष्टता। इसमें उच्चारण की स्पष्टता देखने को मिलती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां में शब्दों का उच्चारण साफ और स्पष्ट होता है। इसमें ध्वनियों को बिना अधिक बदलाव के बोला जाता है, जिससे भाषा को समझना आसान हो जाता है और संचार प्रभावी बनता है। मतलब जो आवाज होता है वो बिना किसी बदलाव के बोला जाता है, एक सुर में बोला जाता है। ठीक है, तो उच्चारण की स्पष्टता यहाँ पर देखने को मिलता है। पश्चिमी बोली का जो अगला विशेषता है वो है व्याकरणिक सरलता। यहाँ पर जो व्याकरणिक सरलता मतलब जो नियम है, जो व्याकरण है बोली के, वो बहुत ही आसान है। इन बोलियों का व्याकरण अपेक्षाकृत सरल और सहज होता है। वाक्य छोटे और सीधे होते हैं, जिससे आम व्यक्ति भी आसानी से इन्हें बोल सकता है और समझ सकता है। मतलब आप भी जाके सीख सकते हैं इसको। यही कारण है कि खड़ी बोली आगे चलकर मानक हिंदी बन सकी। जो खड़ी बोली है, क्योंकि ये सबसे मिलकर तो खड़ी बोली बना था, और खड़ी बोली क्या है तो हिंदी का आधार है। अगर वहीं पर आप तमिल सीखना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप हरियाणवी सीखना चाहें तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तीसरा जो इसका विशेषता वो है खड़ी बोली का प्रभाव। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिमी हिंदी की अधिकांश बोलियों पर खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि खड़ी बोली ही बड़े क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था। आपको पहले बताया कि वो एक व्यापारिक केंद्र था, जिसके कारण वहां पर खड़ी बोली बोले जाते थे और लोग वहां से खड़ी बोली को अपने घर ले आए और खड़ी बोली को सीख गए। खड़ी बोली के कारण इन बोलियों में एक प्रकार की एकरूपता आई, जिससे हिंदी का मानकीकरण संभव हुआ। क्योंकि खड़ी बोली क्या है तो एक मानक है, जिसके कारण लोगों का जो भाषा है, जो बोली है, वो खड़ी बोली के साथ मैच कर रहा था। ठीक है, और वही बात कहा जा रही है, खड़ी बोली के कारण इन बोलियों में एक प्रकार की एकरूपता आई, जिससे हिंदी का मानकीकरण संभव हो सका। आगे दोस्तों इसका विशेषता देखते हैं हम लोग, वो है लोक जीवन से निकटता। लोक जीवन से निकटता है इन भाषाओं का। इन बोलियों का सीधा संभव लोक जीवन से होता है। इनमें ग्रामीण जीवन, परंपराएं, त्योहार, रीति रिवाज और सामाजिक व्यवहार का सजीव चित्रण मिलता है। इस कारण ये बोलियां केवल भाषा नहीं बल्कि संस्कृति की वाहक भी है। संस्कृति क्या है तो वाहक मतलब संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो लेके जाता है। अगला यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे पश्चिमी भाषाओं का, पश्चिमी बोलियों का, वो है साहित्यिक योगदान। तो साहित्यिक क्षेत्रों में जो साहित्य लिखे गए, जो ग्रंथ लिखे गए, उसमें भी इसका योगदान देखने को मिलता है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रज भाषा ने भक्ति काव्य को ऊंचाई दी। आज आप जो कई सारे जो काव्य देखते हैं वो आज हिंदी में ट्रांसलेट किए गए, लेकिन वो पहले ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, तो ब्रज भाषा ने भक्ति काव्य को ऊंचाई दी, जबकि खड़ी बोली ने आधुनिक गाद्य साहित्य को विकसित किया है। आज का जो गाद्य साहित्य है, जो कहानी साहित्य है, उसको विकसित किया है। इस प्रकार इन बोलियों का योगदान हिंदी साहित्य के हर काल में क्या तो महत्वपूर्ण ये रहा है। ठीक है, दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं हैं आपके पश्चिमी बोलियों का। तो उम्मीद करते दोस्तों क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा आपके आंसर में। जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स आधा नंबर, 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा। साथ में आप समझेगा ये कि आपने जो आंसर लिखा वो सटीक होगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हिंदी भाषा की विविधता, समृद्धि और विकास को दर्शाती। जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां बोली जाती है उसमें कई सारे बोलियों को आपने पढ़ा। ठीक है, तो वो क्या करता है, हिंदी भाषा की विविधता को दर्शाता है कि हिंदी जो भाषा है
वो किसी एक बोली से नहीं बना, वो उसकी विविधता को दर्शाता है, समृद्धि और विकास को दर्शाती है। इन बोलियों ने न केवल क्षेत्रीय संचार को सरल बनाया बल्कि हिंदी साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से खड़ी बोली के माध्यम से आधुनिक हिंदी का निर्माण संभव हुआ, जिससे हिंदी आज एक व्यापक और सशक्त भाषा के रूप में स्थापित हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को कह सकते हैं चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग खुद चेक कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।